प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, छठा चैप्टर है एनसीईआरटी का जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। उसके एनसीईआरटी के कुछ सवालात और जवाबात हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर हैं। किससे रिलेटेड है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है। उसमें से पहला सवाल आपका दे रखा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इससे पहले हम लोग डिटेल से पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। हर ऑर्गेन, हर अंग के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज एनसीईआरटी के सवाल व जवाब को देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखो, जो आमाशय होता है उसमें क्या होते हैं? जठर ग्रंथि होते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। उन तीनों तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि से निकलते हैं क्या? जठर रस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं हमारे आमाशय से। उसकी भूमिका पाचन पे क्या होता है उसके बारे में बात करना है। जो अम्ल होता है वो क्या करता है? जो भी खाना हम खाते हैं माउथ से यानी कि मुंह से लिए एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। उस स्टमक में जाने के बाद भोजन में क्या मिल जाता है? अम्ल मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। क्योंकि भोजन में जो प्रोटीन का पोर्शन है उस प्रोटीन को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है, अम्लीय माध्यम का होना ज़रूरी है। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो वहाँ पे पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेप्सिन ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगर वहाँ पे माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, यानी कि काम करने के लायक नहीं बनेगा। अब जो हमारे जठर ग्रंथि या जठर रस निकलते हैं वहाँ से, वो क्या करते हैं? भोजन को अम्लीय बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, ताकि वहाँ पे पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया हो सके। पेप्सिन नामक एंजाइम उस पर क्रिया करके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को पचा सके। अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि अम्ल भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, स्टमक के अंदर चले जाते हैं। स्टमक के जठर ग्रंथि से जो एसिड निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसमें ये सलाहियत होती है, उसमें ये क्षमता होती है, उसमें ये पावर होती है कि वो उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को किल कर सके, मार सके। उसके बाद इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है अधपचे भोजन का किण्वन होने से बचाता है। यानी कि हमारे आमाशय में तो पूरा भोजन पचता नहीं है, बल्कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है छोटी आंत या क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। चूँकि स्टमक यहाँ पे पहला हिस्सा है जहाँ पे कुछ न कुछ पचना शुरू हुआ है। वैसे तो मुख गुहा या माउथ से ही स्टार्च का पचना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टमक में भोजन का पाचन पूर्ण या पूरा नहीं होता है, पूरा होगा छोटी आंत में जाके। अब स्टमक में जो भोजन अधपचा भोजन है, पूरा नहीं पचा है, उस स्थिति में जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या जो अम्ल है, एसिड है, वो भोजन को फर्मेंटेशन होने से यानी कि किण्वन होने से बचाता है। अब बात आती है कि किण्वन क्या है। पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। किण्वन मतलब होता है कि जो भोजन का पचा हुआ हिस्सा है उस पर कुछ बैक्टीरिया का एक्शन होता है, कुछ बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं और उस भोजन को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। अब स्टमक में ही अगर भोजन सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर तो अंदर जाने के बाद और ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो बड़ी आंत होती है वहाँ पे जाने के बाद भोजन का फर्मेंटेशन होता है, वहाँ जाने के बाद भोजन का किण्वन होता है। स्टमक में भोजन का किण्वन नहीं होता है, फर्मेंटेशन नहीं होता है। यानी कि अधपचा भोजन या हाफ डाइजेस्टेड जो फूड है उसको किण्वन होने से, उसको फर्मेंटेशन होने से बचाने का काम करता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलते हैं हमारे स्टमक के, कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना स्टमक में, यहीं से निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसी में एक अम्ल होता है, वही अम्ल क्या करते हैं? अधपचे भोजन को फर्मेंटेशन होने से बचाते हैं। अगला सवाल है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं वो उसी फॉर्म में शरीर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि डाइजेशन के बाद वो शरीर से बाहर निकलते हैं। अब जो हम लोग खाना खाते हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है अंदर में जाके, उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो टूटते हैं। उसी को तोड़ने के लिए, उसी जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है?
एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब ऐसा एंजाइम जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं, भोजन को डाइजेशन कराने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम हमारे फूड पार्टिकल को या भोजन के टुकड़े को जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूप में हम लोग भोजन लेते हैं उसको सरल रूप में तोड़ के ऐसा बना देते हैं कि हमारी छोटी आंत के अंदर उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, छोटी आंत के अंदर जो विलाई या रसांकुर होते हैं वो इसे अवशोषित कर सके। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। देखो, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उसका पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में जाके। हम लोग के आमाशय में भोजन का पाचन कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि छोटी आंत में जाके भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। अब जब छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो गया, तो भोजन को पचाने के बाद क्या होना चाहिए? उसका अवशोषण भी जरूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। अवशोषण का मतलब होता है, सीधा समझ लो, चूसना। जैसे कि बालू पे पानी रख दो, थोड़ी देर में चूस लेता है ना बालू पानी को। पनसोखा पे पानी रख दो, पानी सोख लेता है, चूस लेता है। उसी तरह से हमारे छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूर्ण होता है तो भोजन के जो जटिल अणु थे, कॉम्प्लेक्स अणु थे, वो टूट के सरल अणु में तब्दील हो जाते हैं, सरल अणु में बदल जाते हैं। लेकिन अब सरल अणु में बदलने के बाद फिर क्या होना चाहिए? उसका अवशोषण होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सके। अब उसके अवशोषण के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इस क्वेश्चन का मंशा ये है कि आखिर छोटी आंत को नेचर ने कैसे बनाया है कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण सही से हो पाता है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम का हम लोग हेल्प लेते हैं। जिस तरह से यहाँ है एक स्टोमक है, स्टोमक से निकलने के बाद यहाँ पे आपका क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन था या बड़ी आंत था। ये है आपका बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत के बाद क्या आता है? अब यहाँ से आपका छोटी आंत मान लीजिए क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, ये आपका स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि ये बड़ी आंत है। अब हम लोग को यहाँ पे छोटी आंत के बारे में बात करना है कि छोटी आंत में ऐसा क्या होता है, ऐसा किस तरह का स्ट्रक्चर नेचर ने, खुदा ने बनाया है कि छोटी आंत भोजन को अवशोषित कर पाने में सक्षम होता है। छोटी आंत के इतने से टुकड़े को हम लोग और अगर बड़ा करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मान लो छोटी आंत का अंदर का लेयर है, इसमें उंगली के समान प्रवर्ध निकले होते हैं, बिल्कुल उंगली के समान प्रोजेक्शन निकले होते हैं। इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई या रसांकुर। इसको गौर से समझना। जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर के लेयर को जब हम लोग गौर से देखते हैं, उसके अंदर वाले लेयर में इस उंगली के तरह निकले हुए प्रोजेक्शन या प्रवर्ध या उभार दिखाई देते हैं। इसी प्रोजेक्शन या प्रवर्ध को हम लोग बोलते हैं विलाई या रसांकुर, या और क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ रोम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारे शिराएं आती हैं। शिराएं बोलते हैं यानी खून की नली, एक तरह समझ लो। खून की नली दो तरह का होता है, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। यहाँ पे बहुत सारे खून की नली आती है, यानी कि रक्त वाहिकाएं आती है। रक्त वाहिकाओं का जाल की तरह बिछा होता है। इसमें किसमें बिछा होता है? जो रसांकुर या दीर्घ रोम होते हैं। अब ये छोटी आंत है, यहाँ पे भोजन का पाचन हो गया है। अब इससे जो भोजन का पाचन होने के बाद जिस पदार्थ का अवशोषण होना चाहिए वो क्या करेगा? इस रसांकुर या दीर्घ रोम में जो खून की नली आई है, उस खून की नली के जरिए ये क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं आवश्यक पदार्थ को, आवश्यक मटेरियल को। ये क्षुद्रांत या दीर्घ रोम अवशोषित कर लेते हैं उस खून की नली के जरिए। फिर ये खून की नली क्या करेंगे? शरीर के प्रत्येक सेल तक अपने इस न्यूट्रिएंट को पहुंचा देते हैं, इस पोषक तत्व को पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है कि आखिर किस तरह से ये दीर्घ रोम छोटी आंत में सजा हुआ है कि बहुत कम हिस्से में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाता है। इसका जवाब ये है, जिस तरह से आप, ये एक लाइन है, इतना ही बड़ा है, लेकिन इसी लाइन को आप ऐसे ऐसे कर दो, इतना ही जगह में आ जाएगा ना। जैसे समझ लीजिए ये एक तार है, इतना बड़ा तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह घेरा हुआ है, लेकिन इसी को आप इस तरह से मोड़ दो, गोल गोल कर दो। अब उतना ही बड़ा तार क्या हो गया? इतना छोटे से एरिया में आ गया ना, बहुत छोटे से एरिया में उतना बड़ा तार आ गया। उसी तरह से जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत होते हैं, वहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे मुड़ा हुआ होता है कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इसका हो जाता है, सतही क्षेत्रफल हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पचे हुए भोजन को अवशोषित कर पाए। इस तरह से नेचर ने हम लोगों के छोटी आंत में क्या बना रखे हैं? रसांकुर या विलाई, या क्या बना रखे हैं? दीर्घ रोम बना रखे हैं, जिसमें बहुत सारे खून की नली आती है
खून की शिराएं आती हैं और उस खून की नली से, उस रक्तवाहिनी से क्या होता है, यहाँ से भोजन का अवशोषण होता है और शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुँचा दिया जाता है, जिस भोजन के न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है। इस सवाल का जवाब यहीं पे कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी का नेक्स्ट सवाल है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है, यानी कि जो फैट है या वसा है उसका पाचन कैसे होता है उसके बारे में बताना है और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है। सबसे पहले बात कर लेते हैं होता कहाँ पे। वसा का पाचन होता है छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इंटेस्टाइन का जो ये बीच वाला पोर्शन है छोटी आंत, इसमें वसा का पाचन होता है। इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा है, इसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। इसका डायमीटर कम होता है इसलिए इसका नाम छोटी आंत रखा गया है। तो छोटी आंत में होता है वसा का पाचन। बात कर लेते हैं कि वसा का पाचन छोटी आंत में किस प्रकार सफलतापूर्वक हो पाता है। दरअसल में जो छोटी आंत होता है वहाँ पे जो फैट पहुँचता है, जो वसा पहुँचता है, वो बड़े बड़े गोलिकाओं के रूप में पहुँचता है, बड़े बड़े बबल के फॉर्म में पहुँचते हैं। उस गोलिकाओं पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का क्रिया कर पाना, काम कर पाना मुश्किल होता है। जिस तरह से ये स्टोमक है आपका, स्टोमक के फिर ये रहा आपका छोटी आंत, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग जो भी फूड खाए, यहाँ पे खाना आया, ये क्या कहाँ पे आ गए, आपके छोटी आंत में आ गए। अब छोटी आंत में क्या होगा, वसा का पाचन होगा। वसा का पाचन कैसे होगा, तो वसा को पाचन करने के लिए कुछ जूस निकलते हैं, कुछ रस निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं, जिस एंजाइम की मदद से हमारे शरीर में क्या होता है, वसा का पाचन होता है, फैट का डाइजेशन होता है। अब जो ये वसा का पाचन है, वसा को बड़ा बड़ा, मान लो ये वसा का टुकड़ा है, इसको तोड़, इस पे एंजाइम का क्रिया कर पाना मुश्किल होता है। वसा का बड़ा बड़ा जो गोलिका होता है, इस पे हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, इस पे काम करना उसको थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में तोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा गोलिका था, इसको तोड़ के छोटा छोटा कर दिए। तो सबसे पहले इन गोलिकाओं को छोटे छोटे तौर पे तोड़ा जाता है। अब इस बड़े बड़े फैट मोलिक्यूल को कैसे तोड़ा जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होता है, पित्ता होता है या गॉल ब्लाडर होता है। इस गॉल ब्लाडर में पित्त कहाँ से बनता है, लीवर से पित्त बन के इस गॉल ब्लाडर में जमा होता है। फिर यहाँ से ये आते हैं आपके ग्रहणी या ड्यूडेनम में। अब उस लीवर के मदद से जो पित्त बनता है, वो पित्त क्या करेगा, वसा का जो बड़ा बड़ा गोला है इसको तोड़ देता है। पित्त लवण की मदद से, बाइल साल्ट की मदद से वसा के बड़े बड़े टुकड़े टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद तब उस पर एंजाइम की क्रिया आसानी पूर्वक हो पाता है। ये कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो लीवर से जो निकलता है बाइल जूस, वो बाइल कहाँ पे इकट्ठा होता है, गॉल ब्लाडर में या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। फिर इस पित्ताशय की मदद से ये निकलते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं, यानी कि ग्रहणी में आते हैं। फिर उस ग्रहणी में जो फैट का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल था, टूट के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। अब यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, स्टोमक से क्या निकलता है, HCl निकलता है, एसिड निकलता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी खाना खाएं उसमें अगर वसा है, फैट है, तो वो फैट भी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया है, क्योंकि यहाँ से अम्ल निकल रहा है। अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर पाता है कौन, जो कि पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम है या आंतरस हैं, वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर पाते हैं, एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फैट मॉलिक्यूल है, जो भी है, यहाँ से खाना जब इधर ड्यूडेनम में आता है, इसको क्षारी बनाया जाता है, बेसिक बनाया जाता है। अब इसको क्षारी कौन बनाएगा, इसको क्षारी बनाएगा इस पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में जो आपका क्या मौजूद है, गॉल ब्लाडर में होता है बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। यहाँ पे जो बाइल पिगमेंट है वो यहाँ पे आएंगे और इस मीडियम को एसिडिक से चेंज करके बेसिक बना देंगे, यानी कि क्षारी बना देंगे। क्षारी किस लिए बनाते हैं, ताकि यहाँ पे एंजाइम की क्रिया सफलतापूर्वक आसानी से हो सके। अब क्षारी होने के बाद पेनक्रियाज से निकलता है क्या, लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइपेज एंजाइम लिपिड का डाइजेशन करता है या फैट का डाइजेशन करता है या वसा का पाचन करता है। अब इस लाइपेज एंजाइम का यहाँ पे पाचन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसका माध्यम कैसा हो गया है, क्षारी हो गया है। आया था अम्लीय माध्यम से, लेकिन यहाँ पे आके क्षारी माध्यम हो गया। अब यहाँ पे लिपिड का लाइपेज एंजाइम का काम होगा। लाइपेज एंजाइम की क्रिया की वजह से वहाँ पे लिपिड का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब फिर क्या करता है, लाइपेज एंजाइम लिपिड या वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कोई लाइपेज एंजाइम आया, लिपिड था, लिपिड को तोड़ के क्या कर देंगे,
वसा अम्ल और ग्लिसरॉल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। अब जो भी फैट पच गया, पचने के बाद क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया छोटी आंत। छोटी आंत में कैसे हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है। तो छोटी आंत में जो क्षुद्रांत होते हैं, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में जो रसांकुर या दीर्घरोम या विलाई होते हैं, उसके जरिए इस वसा का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। फिर वो अवशोषित फैट हमारे बॉडी के जिस पार्ट में ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब एनसीईआरटी का सबसे लास्ट सवाल है रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, सलाइवा की क्या भूमिका है। देखो लार कहाँ से निकलता है, लार निकलता है लार ग्रंथि से। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहले का नाम है सब मैंडिबुलर यानी मैंडिबल के नीचे, दूसरे का नाम है सब लिंगुअल यानी कि जिह्वा या जुबान के नीचे, तीसरे का नाम है पेरोटिड ग्लैंड। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। वो एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि जो भी भोजन खाते हैं उसको गीला करने का काम करते हैं ताकि आसानी से उसको हम निगल पाएँ, आसानी से निगल के स्टमक तक पहुंचा पाएँ। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि लार में लाइसोजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करते हैं। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले लार में मौजूद होते हैं और वो एंजाइम बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं। तीसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, लार क्या करते हैं, मंड या स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। यानी कि अगर हमारे भोजन के पार्ट में मंड या स्टार्च की कुछ मात्रा है, उसका पाचन मुख गुहा या मुंह से ही शुरू हो जाता है। यहीं से वो स्टार्च किस में बदल जाते हैं, शुगर या ग्लूकोज या शर्करा में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से हमारे भोजन के पाचन में लार की यही भूमिका रहती है। पहला भूमिका क्या है, भोजन को गीला करना। दूसरा भूमिका क्या है, बैक्टीरिया को मारना। तीसरा भूमिका क्या है लार का, भोजन में मौजूद स्टार्च का पाचन करना। इस तरह से ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और आंसर जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दे रखा था। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सही से डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आंसर को समझ पाने में सक्षम रहे होंगे। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।